हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 14 अप्रैल। आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक होगा हमारा यूएस ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड होगा क्योंकि इंडिया ने अपना फर्स्ट फेज इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट कर लिया है। ये है क्या, डिटेल मैनर में समझेंगे। थर्ड टॉपिक होगा बोध गया में आज की डेट में जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, डिटेल मैनर में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसे आप जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, साइंस एंड टेक। अभी हाल ही में इंडिया ने फर्स्ट फेज कंप्लीट किया है। 10,000 ब्लड सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं हम लोग। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में ये जानते हैं। जिनोम इंडिया ये 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो आपके किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। इसमें टारगेट है कि 20,000 जिनोम सैंपल्स हम लोग कलेक्ट करेंगे, मतलब ब्लड सैंपल कलेक्ट करके, ठीक है, कलेक्ट करेंगे। और पहला जो फेज था 10,000 का, इसे कंप्लीट किया। अभी सेकेंड फेज में यानी कि 10,000 और सैंपल हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। फिर ये 20,000 सैंपल्स में से हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 जिनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है। मतलब 20,000 सैंपल तो कलेक्ट कर लिया, बट सिर्फ इसमें से जो बेस्ट 10,000 होगा उन्हीं का जिनोम सीक्वेंसिंग होगा। अब ये जिनोम होता क्या, ये जान लेते हैं। ये सेट होता है डीएनए का, और डीएनए मिलकर किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के आपका एक डीएनए बनाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसे सिंबल ATCG से रिप्रेजेंट करते हैं। एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और गोनाइन, ये चारों याद रखिएगा नाम, ठीक है। तो आप में मेरे में 99.9%, ये डिटॉल वाली कहानी है, 99.9% जो जिनोम होते हैं वो सेम होते हैं, हर किसी में सेम होगा। जो वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 0.1% का, और ये बहुत बड़ा फिगर है। जो मैंने अभी न्यूक्लियोटाइड बताया ना, 3 बिलियन होते हैं, उसमें से 3.4 मिलियन वेरिएशन आपको सिर्फ 0.1% में देखने के लिए मिलेगा। और ये 0.1% ही डिसाइड करता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से देखने में कैसे अलग है, उसका बॉडी वर्क कैसे करता है, ये डिफरेंसेस कैसे होता है, वो बिहेवियर वाइज डिफरेंसेस आपको ये प्रोवाइड करता है। और कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी जुकाम लग जाता है, ये मौसम हल्का सा चेंज हुआ फीवर आ जाता है। तो ये डिसीजेस एक पर्सन को दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में आप देखोगे बहुत जल्दी हो जाता है। या फिर कुछ वैक्सीन है, ठीक है, कुछ वैक्सीन लगे जैसे कोविड के टाइम पे कुछ लोगों को उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिला। वो क्यों मिला, ये 0.1% के कारण। अगर ये हम लोग सैम्पलिंग कर लेते हैं, ये 20,000 का जो हमारा टारगेट है, और ये जिनोम सीक्वेंसिंग प्रॉपर हो जाता है, तो इन फ्यूचर जो कोविड जैसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे किस एरिया में, कौन से रीजन में किस टाइप का वो वैक्सीन चाहिए होगा या फिर मेडिसिन की प्रोवाइड किया जा सके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो 20,000 सैंपल्स लेने की बात की गई है, ये 83 डाइवर्स पॉपुलेशन से कलेक्ट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है किसी एक इंडिया के पर्टिकुलर रीजन से आपने कलेक्ट किया है। 83 डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स होगी, उनसे कलेक्ट करेंगे। इसमें डिवाइड किया गया है कि 83 में से 30 जो हो गए डाइवर्स पॉपुलेशन, ये ट्राइबल पॉपुलेशन होगा, 53 नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है लैंग्वेज को, लैंग्वेज बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, लैंग्वेज बेसिस, लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पे। तिब्बतो बर्मन ट्राइब, ये आपको, ये मैं ट्राई किया हूँ कि थोड़ा रफ आइडिया है इंडिया मैप का, ठीक है। तिब्बतो बर्मन ट्राइब जो हिमालयन बेल्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। इंडिया के हर पार्ट से आ रहा है। देखो, इंडो यूरोपियन ट्राइब जो नदर्न पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ, ठीक। द्राविडियन ट्राइब सदर्न, ठीक है, साउथ से हो गया। ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब, ये अंडमान निकोबार, और जो डिफरेंट इंडिया के ग्रुप्स है पार्ट्स में, वहाँ से ये कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये बेसिक सा इन्फो था, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये जो आर्टिकल है
बात कर रहा है यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक के बारे में। ये हाल ही में हुआ है मस्कट में, ईरान और इनडायरेक्ट मैनर में हुआ यूएस ईरान के बीच में। थर्ड पार्टी इसमें शामिल थी, ओमान। ठीक है, गोल क्या है? ईरान चाहता है कि जो यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं वो हटाएगा। बदले में यूएस को जो चाहिए कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है या फिर न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के प्रोग्राम कर रहे हैं, ये लोग बंद कर देंगे। ये बेसिक सा फंडा है कि तुम ये करो, इकोनॉमिक सैंक्शन हटाओ, बदले में हम ये जो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं या फिर नए नए मिसाइल्स बॉम्ब बना रहे हैं, इसे बनाना बंद कर देंगे। अब आज की डेट में सडनली ऐसा मूड स्विंग क्यों हो गया ईरान का कि वो यूएस के साथ बात करना चाह रहा है? ठीक है, ये समझ लेते हैं। पहले पहले तो ये जान लीजिए कि ये हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन थे नहीं। ठीक है, ईरान, यूएस और ईरान एक टाइम पे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। कोल्ड वॉर का टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, ये 1950 से लेके 1979, जब तक ये ईरान रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, इस बीच में आपने पुराने वीडियोस देखे हुए ईरान के, तो काफ़ी वेस्टर्न कल्चर्स का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। इस समय ये लोगों की काफ़ी अच्छी बन रही थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, खासकर यूएसए के साथ। रीज़न, CIA के हेल्प से यहाँ पर शाह को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। ठीक है, पहले भी डायनेस्टी के थे, उनको लीडर बना दिया जाता है। बट धीरे धीरे 1979 आते आते जो रेडिकल सिया ग्रुप थे, उन लोगों ने इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया यहाँ के लोगों पे, नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो 1979 का ईरान रेवोल्यूशन होता है और इसमें नए सुप्रीम लीडर आते हैं, अयूतुल्ला, और ये यहाँ के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। ये एंटी वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ थे, यूएस के खिलाफ थे, इसराइल के खिलाफ थे। ठीक है, वो दिन और आज का दिन है, ये सिचुएशन चली आ रही है। तो ये स्टोरी थी पुरानी। ठीक है, कि ये दोनों दुश्मन कैसे बने, ये बेसिक सा नॉलेज था। वो वाली बात नहीं है कि कोई भी फॉरेन अफेयर्स हो गया, फिर जियो में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, वो वाली स्टोरी है यहाँ पे। अब ईरान बात करने के टेबल पे क्यों आया है? पहली रीज़न तो ये है कि हाई इन्फ्लेशन है, यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है और लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस कंट्रीज़ में है। तो आज के डेट में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको अगर स्टेबल रहना है, इस कंट्री को अगर चलते रहना है, तो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए इन्हें, जो कि 2015 में ओबामा के टाइम पे जो इन लोगों ने न्यूक्लियर डील साइन की थी, ठीक है, उस दौरान बोइंग कंपनी भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मान गई थी। उस समय हुआ क्या था, ईरान और यूएसए दोनों मिलकर के एक न्यूक्लियर डील साइन करते हैं, JCPOA। ठीक है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये साइन होता है। इसमें ईरान प्रॉमिस करता है कि देखो, प्रॉमिस यार, मैं जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसे स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, और जो पहले से मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए नहीं है, यूरेनियम हो गया, ठीक है, इन सबको मैं रिड्यूस करके 3.67 के करीब ले आऊँगा। बदले में यूएस क्या कर देगा, इकोनॉमिक सैंक्शन हटा देगा, इन्वेस्टमेंट लेके आएगा ईरान के लिए। बट कहानी चेंज हो जाती है 2018 में। ये 2015 में डील हुआ था ओबामा के टाइम में, फिर ट्रंप आ जाते हैं 2018 में और बोलते हैं कि यार इसमें मज़ा नहीं आया इस डील में, इसमें अमेरिका का कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा, इसमें सिर्फ ईरान का विन विन सिचुएशन है। इन्होंने आके ये ख़त्म कर दिया था। दूसरा रीज़न ये है कि आज के डेट में जो ईरान की जो यंग जनरेशन है, इनको कोई लेना देना नहीं है कि ये 1979 में जो ईरान रेवोल्यूशन हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनको चाहिए जॉब। तो आज की डेट में इंटरनल जो होता नहीं है, रेजिस्टेंस शुरू हो गया, बगावत शुरू हो गई, तो वहाँ के लीडर को भी थोड़ा सा डर लग रहा है। साथ ही साथ अरब कंट्रीज़ है जैसे कि सऊदी अरब, वो भी चाहता है कि ये नेगोशिएशन हो। क्यों? क्योंकि देखो भाई,
जो ईरान में आज के डेट में पावर में है वो है सिया, ठीक है। और सऊदी अरब जो कंट्री है वो सुन्नी ग्रुप है। तो ये दोनों हमेशा से हिस्ट्री में देख लो, सिया सुन्नी हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, तो कहीं ना सऊदी अरब को अपने लिए खतरा दिखता है, तो वो चाहता है कि ये नेगोशिएट हो जाए। ईरान भी के साथ क्या सिचुएशन है, ईरान के जो प्रॉक्सी वॉर करता था या फिर प्रॉक्सी मिलिट्री ग्रुप को ये फंडिंग कर रहा था, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते थे। ये इसमें आपके एच क्यूब ऐसे याद रखिएगा, एच क्यूब 3 H है, 1 2 3। पहला है हमास, जो कि एक्टिव आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, गाजा पैलेस्टीन में, ठीक है। दूसरा है हिजबुल्ला, ये आपको लेबनान में देखने के लिए मिलेगा। तीसरा हुतीस, जो कि आपको यमन में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे जो तीनों एच क्यूब है ये वीक हो चुके हैं, ठीक है। ये वीक हो गए तो ईरान भी वीक है। जो ये प्रेशर ग्रुप क्रिएट करता था वेस्टर्न कंट्रीज में इन मिलिट्री ग्रुप की हेल्प से, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। फिर आखिरी सपोर्ट था रसिया, जो ईरान की हेल्प करता था। ये भी बोल रहा है कि भाई डील कर लो, हम भी डील कर रहे हैं यूएसए के साथ, आप भी डील कर लो। अब देखिए सिचुएशन, देखिए जो अभी मैं बताया था 2015 में ओबामा के साथ जो डील हुआ था उसे ट्रंप ने बंद करा दिया 2018 में। ये डील को बंद करो आप। और बाद में ये लोगों ने अमेरिका ने प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ईरान के ऊपर। जो ईरान के जनरल थे कासिम सुलेमान, इनकी भी उन्होंने हत्या करा दी थी यूएसए ने। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया ईरान के ऊपर, तो आज के डेट पे ये लोग टेबल पे आ चुके हैं। ईरान का रिस्पांस देखिए 2015 से अभी तक, 2015 से अभी तक का सिचुएशन देखें, 2018 ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 2025 में अभी बैठे हैं। जैसे ही ट्रंप ने ये डील ख़त्म किया ओबामा वाला, उसके बाद इन लोगों ने 60% का इंक्रीमेंट किया अपने यूरेनियम इनरिचमेंट में। मतलब 2018 से अभी तक 90% का इंक्रीमेंट है। इन लोगों ने खूब यूरेनियम का यूटिलाइज किया, इनरिचमेंट किया, अपने पास जो स्टॉक में रखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि बाइडेन ने अपने टाइम पे नहीं किया, बाइडेन भी आए 2021-22 में, उन्होंने बोला कि आइए हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ डील करते हैं, इस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। बट उन लोगों को कुछ अच्छा डील लगा नहीं। तो आज के डेट में जो ट्रंप है, उनको लग रहा है कि कुछ नई डील्स आ सकते हैं इनके फेवर में, इसलिए वो लोग डील कर रहे हैं। किधर, ये रहा। अब देखिए, अब रोड अहेड मतलब वे फॉरवर्ड समझ लेते हैं। यूएस क्या चाह रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि डिसआर्म करो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और जो मिलिट्री प्रॉक्सी ग्रुप्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एच क्यूब, हमास, हुतीस और क्या था, हिजबुल्ला, ये तीनों को मिलिट्री फंडिंग करना बंद करें। ईरान को क्या चाहिए, इकोनॉमिक पावर चाहिए, जो सैंक्शंस लगे थे वो हटा लो, ये चाहता है। कहीं ना कहीं इसराइल को अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि कहीं ना कहीं, मतलब कि इसराइल टोटली चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बंद करे ही करे, बाद में जो मिलिट्री पावर है इसे भी अपना रिड्यूस करे। और इसराइल को दूसरा खतरा ये लग रहा है कि अरब कंट्रीज भी कहीं ना कहीं ट्रंप को समझाने की कोशिश करेगी कि हाँ, अभी आने वाले टाइम पे ट्रंप विजिट करने वाले हैं अरब कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में ये विजिट करने वाले हैं। तो वहाँ पे ये अरब कंट्रीज उनको समझाएगा कि यार ईरान के साथ डील कर लो, कहीं ना कहीं जो इसराइल का इन्फ्लुएंस रहा है यूएसए के ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगा, ये नज़र में आ रहा है। और जो ये यूरेनियम इनरिचमेंट है, 60% का इंक्रीमेंट देख रहे हो, यूएस ने बोला है कि आप कम करें, जैसे कि एल ई एच लो इनरिचमेंट, LEH लो इनरिचमेंट यूरेनियम, ये यू होगा, सॉरी, LEU लो इनरिचमेंट यूरेनियम, ये होता है अप टू 20%। ये बनाया जाता है बेसिकली, इतना आपको काफ़ी होता है एक रिएक्टर बनाने के लिए। तो यूएस बोलता है अब ये रिएक्टर बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट HEU हाई इनरिचमेंट यूरेनियम, ये 20% से अबव चले जाते हो तो एक बम बनाने के काम आता है। इसको यूएस सपोर्ट नहीं करता है।
इसी के लिए बोल रहा है, इसी को रोक लगाने के लिए बात हो रही है कि इसको रोको आप। और आज की डेट में किन कंट्रीज के पास पावर है कि ये जो बम है मतलब न्यूक्लियर रख सकता है या फिर न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चला सकता है, ये 5 कंट्रीज के पास है। इन लोगों ये आ जाता है डील NPT के अंदर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, इन 5 कंट्रीज के नाम हो गया चाइना, ऑब्वियसली बात है, US, UK, फ्रांस, रसिया, 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 कंट्रीज ही यूरेनियम इनरिचमेंट कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन अपने पास रख सकते हैं। बाकी इन 5 कंट्री को छोड़ करके जिन लोगों ने NPT को साइन किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिन लोगों ने साइन किया है वो नहीं कर सकते हैं। इनमें से एक आ जाता है ईरान। शाह का टाइम में, जब शाह का लीडरशिप था, तब उसने यहाँ पे साइन कर लिया था। इंडिया ने इसे कभी साइन नहीं किया है। कौन कौन से कंट्रीज ने इसे साइन नहीं किया ये जान लीजिए। इंडिया ने साइन नहीं किया है, पाकिस्तान, इजराइल, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इन लोगों ने रिजेक्ट कर लिया कि भाई हम तो साइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे आसपास की कंट्रीज पे काफ़ी खतरा है। जैसे कि पाकिस्तान, इससे इंडिया को खतरा है, चाइना से इंडिया को खतरा है, और ये दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है। तो इंडिया बोलता है कि हम भाई हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना हमारी मजबूरी है। ठीक है, अगर ये जो टॉक है ये फेल हो जाता है, इसराइल तो खुश होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए तो मतलब कि इसराइल फिर बाद में US के साथ मिल करके और लार्ज अमाउंट में यहाँ पे मिलिट्री स्ट्राइक करेगा। ठीक है, दूसरा आपको डिस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा, आपको गाजा, सीरिया। सीरिया में तो अभी देख ही रहे हो आप लोग, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो भाग भी गया है, और लेबनान। इन 3 कंट्रीज पर काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम डील जो ये चाह रही है टॉक US, अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर से न्यूक्लियर आर्म्ड रेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा इन कंट्रीज के बीच में, खासकर वेस्ट एशिया में। ठीक है, ये बेसिक सा आर्टिकल था। आइए दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है बोध गया टेम्पल एक्ट के बारे में। इसे आप GS पेपर 1 एंड 2 से कनेक्ट कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन। हुआ क्या है कि फरवरी से 100 बुद्धिस्ट मॉन्क प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से। इनकी डिमांड क्या है कि जो ये बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949 का, इसे हटा दिया जाए। ये जो डिमांड है वो काफ़ी पुराना है, कुछ नया नहीं है। रीज़न क्या है कि देखिए, इसमें एक कमेटी फॉर्म की गई जो डिसीजन लेती है इस टेम्पल से रिलेटेड। तो इसमें 8 मेंबर है प्लस एक चेयरपर्सन है। जो ये 8 मेंबर है इसमें 4 बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं और 4 हिंदू होते हैं। ठीक, और जो एक चेयरपर्सन होता है वो DM होते हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है जो DM है ये हिंदू हो गए तभी यहाँ के चेयरपर्सन बन सकते हैं। अगर किसी और रिलीजियन के हैं तो वो यहाँ के चेयरपर्सन नहीं बन सकते हैं। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस पैनल में जो भी बात आती है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। एक तरीके से 5 हिंदू लोग हैं यहाँ पे और ये लोग सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो ये इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है। और इनका टेम्पल है तो बोल रहे हैं कि फुल कंट्रोल इन्हें चाहिए। इसको लेके 90s में जब लालू प्रसाद यादव जी की गवर्नमेंट थी तो एक बिल लाया गया था कि जो फुल कंट्रोल है वो बुद्धिस्ट मॉन्क को दे दिया जाए, प्लस जो चेयरपर्सन हो गए वो किसी भी रिलीजियन के हो सकते हैं। बट ये कभी भी पास नहीं हो पाया। तो ये पूरी स्टोरी है। अब इस प्लेस की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। आपने UPSC की तैयारी की होगी, ऑब्वियस ही बात है कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे होगे, तो आपने 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो बुद्धिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सुना होगा। लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया। लुम्बिनी, यहाँ पे भगवान बुद्धा जो कि सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेते हैं। सारनाथ में ये फर्स्ट सरमन होता है। कुशीनगर में परिनिर्वाणा होता है इनका।
बोध गया में इनको एनलाइटमेंट मिलता है। कहाँ पे? ये बोधि ट्री है, ठीक है, इसी के नीचे इनको निर्वाणा, सॉरी, एनलाइटमेंट मिल जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेस। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये है क्योंकि कई बार क्या आता है ना यूपीएससी में या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस में, यहाँ पे प्लेसेस का नाम डाल देता है, प्लेसेस होती है और उसकी इंपॉर्टेंस होती है, करेक्ट मैच करना होता है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़। हिस्ट्री जान लेते हैं बैकग्राउंड में। 3rd सेंचुरी में अशोका आते हैं यहाँ पे, टेम्पल बिल्ड करते हैं और जो ये बौद्धि ट्री है वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं ये अपना। देन पल्ला रूल आता है, उस दौरान भी यहाँ पे बुद्धिस्ट श्राइन रहता है, वो जैसा था वैसा ही था, बुद्धिज़्म के कंट्रोल में था, कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता है। इसी समय ह्यून सांग आते हैं 1629 एडी में। ये अपने जो बुक होती है उसमें भी इसके बारे में जिक्र करते हैं। 13th सेंचुरी से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्यों? बख्तियार खिलजी आते हैं और वह यहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बुद्धिज़्म डिक्लाइन होती है, जो उसके इन्फ्लुएंस थी इंडिया में वो कम होते हुए नज़र आती है। फिर 1590 में अकबर आते हैं और इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जो आसपास का एरिया है यहाँ पे बुद्धिस्ट जो, मतलब ये जो आसपास का एरिया, यहाँ पे हिंदू लोग अपना मठ तैयार करते हैं, बोध गया मठ तैयार करते हैं, और जो ये टेम्पल है इसका फुल कंट्रोल हिंदुओं के पास आ जाता है, ठीक। फिर 1949 आता है, बोध गया एक्ट, टेम्पल एक्ट आता है 1949। इस दौरान शेयर बोला जाता है कि फुल कंट्रोल हिंदुओं के पास क्यों रहे, शेयर कमेटी बनाई जाती है। शेयर कमेटी के बारे में बताया, 4 बुद्धिस्ट मॉन्क हो गए प्लस 4 हिंदू मॉन्क हो गए प्लस एक चेयरपर्सन होगा जो कि हिंदू होने चाहिए और जो कि डीएम होते हैं, हिंदू प्लस वो कौन हो गए? डीएम हो गए। तो इसी को, ये पूरा हिस्ट्री था।